दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित आपका तृतीय सेमेस्टर से छठा प्रश्न पत्र, यानी कि यह हमारा हिंदी प्रश्न पत्र है। जैसा कि आपका संज्ञान में होगा, यह पेपर आपका पोस्टपोन हो चुका था, यानी कि यह पेपर आपका 1 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन आपका यह अब पेपर आपका 3 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। इसके बारे में मैं बता दूं कि आज का जो पेपर था आपका सामाजिक का, मैथ का, ठीक है, या साइंस का प्रश्न, ठीक है, काफ़ी हद तक आपका काफ़ी बढ़िया हुआ होगा। कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर आज का कैसा हुआ। और साथ ही मैं बता दूं, यह पेपर आपका 3 तारीख को प्रस्तावित हुआ है। इस वीडियो में मैं लगभग आपका प्रीवियस ईयर से पेपर से संबंधित आपके समक्ष बहुविकल्प लेकर आया हूं, जिनकी संख्या लगभग 50 प्लस संख्या होगी। कितनी? 50 प्लस, ठीक है। और साथ ही बता दूं कि यह संख्या आपकी 50 प्लस जो भी है, यह आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित है। यदि यह आपने वीडियो पूरी देख ली शुरू से लेकर एंड तक, तो कम से कम मैं बता दूं कि लगभग आपके 10 प्लस नंबर 100% पक्के हैं। यानी कि आपका 25 अंक की परीक्षा आएगी होगी, 1 घंटे में आपको करनी होगी, जिसमें कि आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य रूप से निश्चित है। और साथ ही मैं बता दूं, जिसमें से आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 6 आपके अतिलघु उत्तरीय है। यह आपके दोनों इसी वीडियो से एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार आप लोग कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना, हर हर महादेव, जय श्री राम, ठीक है। आपका पेपर काफ़ी बेहतरीन जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और कम से कम हमें 100 सब्सक्राइब इस वीडियो से चाहिए और लगभग आपके 200 लाइक, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे ये कार्य अवश्य पूर्ण कर दें, इससे काफ़ी हमें मोटिवेट मिलता है। और साथ ही मैं बता दूं, इस प्रश्न में आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित बहुविकल्प हैं। देखिएगा फर्स्ट बहुविकल्प क्या कहता है। मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह आपका सन 2024 में पूछा प्रश्न है, अर्थात प्रीवियस पेपर का है। यानी कि मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। पहला है भावगम द्वारा, जी हाँ होती है। नेक्स्ट संकेतों द्वारा, यह भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है वाणी के द्वारा, यानी वाणी जो भी है ध्वनि उसके द्वारा, जी हाँ। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी द्वारा, जी हाँ, इसका उपयुक्त सभी द्वारा एकदम करेक्ट है। अर्थात फर्स्ट पॉइंट का द ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें आपके 3 पर्यायवाची होंगे, 1 पर्यायवाची नहीं होगा। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं तो यह आपका पहला है पुंडरीक, यह आपका कमल का पर्यायवाची है। जलज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन नहीं पूछा ना इसमें आपका। सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन पयोद कमल का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, अर्थात दूसरे का सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है आपका। मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द लिखिएगा। तो यह आपका एक शब्द के अंत संबंधित है। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्या कहता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ, जो मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो इसके लिए बनेगा मुमुर्सु। यानी कि ये मुमुचु है, ये क्या है मुमरसु, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाएगा मु, और फिर ये माँ, फिर बड़ियों की मात्रा, फिर ये सु, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा मुमुरसु। तो यानी कि मृत्यु की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम मुमुरसु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक स्थल है डाकघर, बैंक, घर या विद्यालय। अनौपचारिक यानी कि, तो अनौपचारिक कौन सा आपका घर है। ये शेष सभी क्या आपके औपचारिक है, अर्थात 4th का सी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके समक्ष में सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित लेके आया हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। अब यहाँ से बोला है कि इसमें से कौन सा मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। तो यहाँ विराम चिन्ह पहला है हंसपद चिन्ह, इसे हम कहते हैं त्रुटिपूर्वक। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको ऐसा कैप से लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कैप लगा देंगे, कोई त्रुटि रहती है। नेक्स्ट है, इसमें मतलब विराम चिन्ह है, हिंदी का विराम चिन्ह, यानी कि कौन सा है आपका पूर्ण विराम चिन्ह, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही, सेकंड ऑप्शन ही सही है। पूर्ण विराम यानी कि कोई चीज़ समाप्ति होती है उसके बाद हम लगा देते हैं, इस तरीके का पूर्ण विराम। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा प्रश्न है।
जिस तरीके से आपको पता है कि 5 प्रश्न आपके बहुविकल्प पे आते हैं, तो यहाँ आपके 5 2024 के कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। यह 2023 में पूछा प्रश्न है। तो कौन कहे जाते हैं? सूरदास कहे जाते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? आपके सूरदास जी कहे जाते हैं। साथ में बता दूं कि यह आपका रस से संबंधित है। रस कितने प्रकार के होते हैं? आपके रस आपके 11 प्रकार के होते हैं। शेष में बता दूं कि आपका रस का ये पूछा जाता है कि रसों के रसराज कौन है, यानी कि सिंपल बोलूँ कि रसों का राजा कौन है, तो आपको ये ध्यान हो जाए कौन है आपका श्रृंगार रस है। और साथ ही मैं बता दूं कि श्रृंगार रस आपका रसों का राजा के साथ साथ यही इसमें आपका श्रृंगार किए जाते हैं 16 श्रृंगार। और तुलसीदास से पूछा जाता है कि तुलसीदास की कोई एक पत्रिका या कोई भी आपकी पुस्तक का नाम बताइएगा। तो सबसे अहम इनकी पुस्तक कौन सी है? रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस है इनकी। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं रामचरितमानस के साथ साथ मैं बता दूं इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल या रामलला रघुवंश के अंतर्गत भी आपके तुलसीदास की सारी ये कृति हैं। शेष में बता दूं कि आपका कबीरदास की पूछी जाती है, तो कबीरदास की कौन सी होगी? साखी, सवद, रवैनी। इसको जिस संग्रह में रखा जाता है उसे बीजक कहते हैं। सूरदास की मैं बात करूं तो आपकी सूरसागर, साहित्य लहरी, ब्रह्मर गीत और पद संग्रह से भी संबंध रखते हैं। ठीक है, रहीमदास की कोई भी एक कृति का नाम बताएं आप कमेंट में फिर से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा या बिना श्रम के फल प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, इच्छा पूर्ण करना। बताइएगा इसमें क्या है? इसका मुहावरे का अर्थ पूछ लिया है कि अंधे की लकड़ी का मुहावरे का एक मीन्स क्या है, तो इसका मतलब क्या है? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का होने का मतलब है एक मात्र सहारा ही बचा है। यह प्रश्न भी आपका सन 2023 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 8, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। पहला है आपका उपत्यका, फिर है आदित्य, फिर शोकिया, फिर सभी। तो इसके लिए क्या है आपका? आदित्य का, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 9। तो यह सारे ही आपके प्रश्न जो भी हैं वो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। क्या कहता है? अभिव्यक्ति के उद्देश्य है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास। जी हाँ, बिल्कुल है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति क्या है? बोलने की योग्यता है, यही बात सही है। अभिव्यक्ति लिखने की योग्यता है, यह भी बात सही है। यानी कि इसके ऑल ऑफ दिस अर्थात उपयुक्त सभी प्रश्न है, अर्थात 9 का डी ऑप्शन एकदम सही है। यह भी आपका 2023 में पूछा प्रश्न है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 10, क्या कहता है? तपस्वी का उद्भव रूप है। तपस्वी का उद्भव रूप आखिर क्या होगा? तापसी, तपसी या तपसी या तापासी। तो इसका आपका जो माना गया है वो कौन सा है? तपसी माना गया है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। यह अभी आपका प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है विगत वर्षों में। अब आते हैं 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगा आपका 2022 का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 और 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। क्या कहता है? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। यानी कि सिंपल कह सकता हूँ, वे शब्द जो संस्कृत से तो लिए गए हैं लेकिन वो आपके हिंदी में प्रयोग करे जा रहे हैं चेंज कर कर, यानी कि बदल कर। सिंपल कह सकते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाए जाने के पश्चात उसमें चेंजेस करके हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। लेकिन मैं यह बोल दूं कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत ना होकर हिंदी में लाए हैं, तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम। तो सिंपल कह सकता हूँ ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाए गए हैं और प्रयुक्त किए जाते हैं हिंदी में, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। और नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो हिंदी से उठाए जाते हैं, संस्कृत से उठाए जाते हैं, उन्हें चेंजेस की जाती है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, अर्थात 11th का बी ए ऑप्शन सही है। देशज यानी कि पूछ लिया जाता है कि लुटिया कैसा शब्द है, लुटिया कैसा शब्द है। या सिंपल में बात करूं, यह शब्द भी पूछा जाता है कि धड़ाम कैसा शब्द है, तो यह आपका कैसे है? देश शब्द है, जो देसी भाषा में बोले जाते हैं। नेक्स्ट, विदेशी में बात करूं तो इसमें आपके जर्मनी, उर्दू, तुर्की, अरबी पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि बेगम कैसा शब्द है, या रिक्शा पूछ लिया गया है काफ़ी बार कि रिक्शा शब्द कैसा है। ठीक है, रिक्शा के साथ साथ मैं बात करूं कि बेगम, कुम्हार, ये बाहरी काफ़ी शब्द आपके पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल बोलूँ कि आपके देश से संबंध करें विदेश से, यानी कि वो सारे आपके विदेश से हैं। उर्दू, तुर्की, अरबी, फारसी, ये शब्द कैसे हैं? आपके विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यानी कि महादेवी वर्मा की कौन सी इसमें इसकी कृति नहीं है? देखिएगा, ठलुआ गलब, जी हाँ, पहला ही आपका ठलुआ गलब महादेवी वर्मा के नहीं है। शेष आपकी निहार, गिल्लू, नीरजा, ये सारी आपकी महादेवी वर्मा की हैं। यह प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है, अर्थात 12 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो इसका तो आप लोग लगा ही दोगे, पूरी तरह से मना करना क्या होता है आपका? अंधे की लकड़ी, ये तो होगा ही नहीं। अकल का दुश्मन होना, यह भी नहीं है। अकल पर पत्थर पड़ना, यह भी गलत है। अंगूठा दिखाना, यानी कि यदि आपसे किसी का कोई कार्य पड़ रहा है और वो साफ साफ मना कर देता है, अंगूठा दिखा देता है या जो भी है, तो उसका तात्पर्य यह है वो आपसे बिल्कुल पूरी तरह मना कर रहा है, अर्थात 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर 14, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये। क्या कहता है? मधुशाला के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? लास्ट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बताइएगा। तो इसके मधुशाला के जो रचयिता है वो कौन है आपके? मधुशाला के, तो इसमें आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अर्थात अभिनेता हैं आपके अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने आपकी मधुवाला पूछी थी। एक काफ़ी परिभाषा पूछी आती है, ये वाली किसकी है? उर्वशी किसकी है? आपकी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन मैं बात करूँ कि जयशंकर के साथ साथ ये है आपकी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की भी है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है। उर्वशी जो रचना है वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर तथा जयशंकर प्रसाद की भी है। लेकिन यह आपके दोनों ही ऑप्शन में दी जाए कि उर्वशी की रचयिता है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा, तो हमको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। काफ़ी हद तक यह माने जाते हैं क्योंकि इनको उर्वशी पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है किनको? आपको रामधारी सिंह दिनकर को। इसलिए इनको ज़्यादा महत्ता दी जाती है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि जयशंकर प्रसाद के इतनी नहीं दी जाती जितनी आपको रामधारी सिंह दिनकर को दी जाती है। क्योंकि उर्वशी रचना तो हालांकि दोनों की है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इसमें एक और पूछी जाती है कि जयशंकर प्रसाद की एक और रचना थी, एक आपकी आंसू, ठीक है, और पूछी जाती है लहर, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली इनकी है कामायनी। कामायनी जो रचना है वो आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ठीक है, ये सारी किसकी हैं? आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न नंबर 15, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न, मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक, बताइएगा। तो इसका आपका मैं बात करूं तो आपका छात्र हो जाएगा। अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रोसेस क्या है? अधिगम क्या है? सीखना। सीखना क्या है? आपकी विकास की प्रक्रिया है, या सिंपल कह सकते हैं सीखना सक्रिय है, सीखना खोज करना है। साथ ही साथ बता दूं कि सीखना उद्देश्यपूर्ण, विवेकपूर्ण है और वातावरण और समाज दोनों की उपज है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है आपका? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसके आपके कौन है? कबीरदास जी हैं, यानी कि ज्ञानाश्रय अभिलेख के कवि कौन है आपके? कवि कौन है आपके? कबीरदास जी हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की एक काफ़ी कृति है, रचना, वो कौन सी है? पद्मावत इनकी क्या है, या पद्मावती भी बोल देते हैं। ये किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है पद्मावत, या आखिरी कलाम, या चित्ररेखा, या अखरावट। ये सारी किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। कबीरदास की कौन सी है? साखी सवद रवैनी, इनका एक संग्रह है जिसको कहते हैं बीजक संग्रह। सूरदास की कौन कौन सी हैं आपकी? सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमरगीत, पद संग्रह, ठीक है, या साहित्य लहरी भी पूछी जाती है। तुलसीदास के सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है आपकी कौन सी? पहली है आपकी रामचरितमानस, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछी गई है। सेकंड है आपकी विनय पत्रिका, फिर है कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाल नचू। ये सारी आपकी किसके? तुलसीदास जी की हैं। सारी कृति आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17, लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन है इनके? सुमित्रानंदन पंत हैं, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का था? 2021 में पूछा प्रश्न है। पहला है प्रेमचंद्र,
सेकंड है रामचंद्र शुक्ल, फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है रामविलास शर्मा। तो इसका आपकी मैं बात करूँ तो कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, चित्रक का तद्भव, एक सेकंड, चित्रक का तद्भव रूप है, यानी कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठाए जाते हैं और उनमें चेंजेस कर दी जाती है, यानी विकृत रूप से, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। लेकिन वह शब्द जो संस्कृत से एज इट इज उठाए जाते हैं, जो के तो उठाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। लेकिन पूछा है चित्रक का तद्भव रूप होगा चीता, चित्त, चित्त या चेतक। तो इसकी मैं बात करूँ तो कौन सा होगा? चीता, अर्थात 19 का ऑप्शन सही है। यह प्रश्न भी आपका 2019 से पूछा हुआ है, 21 से पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा 20 क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिएगा, निर्धन, अकिचन, असमर्थ, अक्षम, बताइएगा। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें निर्धन लगाएंगे, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो आपको कौन सा? अकिचन है, अर्थात 20 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 21, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, महादेव वर्मा। यह प्रश्न आपका सन 2019 में पूछा हुआ है। तो इसकी मैं बात करूं तो आपका कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 22, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, 2019 में पूछा हुआ है। अब देखो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लग जाना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग। और जैसे ही वो उस शब्द के आगे लगता है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। सपोज दैट मैंने लिख लिया आपका इस तरीके से, मानता। ठीक है, किस चीज़ को मानते हैं उसे कहते हैं, मैंने लिख लिया मानता। अब ये मानता क्या है? किसी को मानता है, मानती है, जो भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे सा लगा दूं तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, क्या? समानता। पहले क्या था? मानता, इसके आगे मैंने लगा दिया सा, तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, समानता। या मैं और आगे लगा दूं इसके आगे आ, तो क्या हो गया? असमानता, असमानता। समानता और असमानता दोनों में ही परिवर्तन है, यानी कि सपोज दैट पहले मैंने लिखा था मानता, ठीक है, उसके आगे लगा दिया मैंने मानता, आपका अलग है, उसका लगा दिया मैंने सा, तो क्या क्या कहलाया आपका? समानता। फिर उसके आगे लगा देता हूँ मैं आ, तो ये क्या हो गया? असमानता। तो दोनों ही आपके अर्थ में परिवर्तन होता है। सिंपल कह सकते हैं, किसी भी शब्द के आगे को हम एक आगे शब्द लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो उसने बोला है कि प्रत्येक क्या है आपका? प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है? प्रा, प्रत्यय, प्रीति या एक। काफ़ी लोग इसमें गलत कर देते हैं आपका। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें क्या लगा देते हैं? आपका प्रा लगा देते हैं, लेकिन यह आपका सरासर गलत है। क्या होता है? प्रति। ठीक है, प्रत्येक में या प्रतिधर्म में यह क्या है आपका? प्रति ही उपसर्ग आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा, यानी शुद्ध क्या है? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ या जेठ या ज्येष्ठ। काफ़ी लोग इसमें यह लगाएंगे, तो यह एकदम सरासर गलत है 23 का। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका डी ऑप्शन सही है, ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ का आपका विलोम शब्द क्या है? कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, यह प्रश्न भी आपका 2019 से पूछा हुआ है। अगला देखिए 24, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो में बताया था और वहाँ आपका प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन वही प्रश्न आते हैं आपके घुमा फिरा के। ठीक है, शेष आपका देखो वैसे पूछ दिया, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का तो प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत से उठाए जाते हैं और वो ज्यों के तो प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, संकर या देशज। तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। लेकिन उसमें कुछ संस्कृत से वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद प्रयुक्त होते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव, अर्थात 24 का बी ऑप्शन सही है। तो इसके 2019 से पूछा हुआ है। देशज यानी कि देसी भाषा में बोले जाते हैं, धड़ाम, लुटिया, गिरगो, मरगो, ऐसा। ठीक है, संकर शब्द कैसे होते हैं आपके? मैं सिंपल कह दूं कि दो भाषाओं से मिले हुए शब्द। सिंपल कह सकता हूँ आपका रेल गाड़ी, ये रेलगाड़ी क्या है आपकी? दो भाषाओं से। ठीक है, रेल आपकी अलग भाषा से लिया गया है और गाड़ी अलग भाषा से। रेल आपका कैसा? अंग्रेजी शब्द, शेष आपका गाड़ी अलग शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25, 2019 में पूछा हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और ऋषि होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऋषि संयुक्त व्यंजन नहीं है। 25 का डी ऑप्शन सही है। कौन कौन से? छत्र, ज्ञा, स्रा, ये सारे कैसे होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। इसमें पूछा जाता है कि का किससे, ये किससे मिलकर बनता है आपका? संयुक्त व्यंजन जो का होता है वो किससे मिलकर बनता है, आपको बताना कमेंट करके। अगला प्रश्न नंबर 26, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। यह प्रश्न भी आपका 2018 में पूछा हुआ है। तो मैं इसका बात करूं तो कौन सी? खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं? कौरवी के नाम से परिचित है।
ठीक है, या तो आप खड़ी बोली बोल दो या कौरवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27। दिए गए, एक सेकंड क्या हो रहा है, आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला है भारती, बीड़ावाड़ी, शारदा या भार्गवी, बताइएगा। तो कौन सा नहीं है? भार्गवी आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, बिच्छू में प्रत्यय है। अब देखो प्रत्यय क्या होता है आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपका उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता था, प्रत्यय का लगता है पीछे। बिच्छुक में प्रत्यय, यानी कि मैं सिंपल बोलूँ, इसका मैं आगे में बात करूँ, मैंने लिखा था पहले बिच्छू, ठीक है, और जैसे ही इसके पीछे मैंने लगा दिया का, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो यानी कि किसी शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और जहाँ वो पीछे लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो उसमें बोला है कि बिच्छुक में जो प्रत्यय है वो क्या आपका बताइएगा। बहुत से लोग अक लगा देंगे, लेकिन यह है आपका सरासर गलत है। ठीक है, बिच्छुक इक लगा देंगे या उत लगा देंगे, तो इसमें कौन था? उक, बिच्छुक। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से आपका इक भी हो सकता है, उक भी, लेकिन हालांकि उक ज़्यादा सही है। नेक्स्ट, लघु का विपरीतार्थक है, अर्थात विलोम कौन सा है? लघु यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो इसका 29 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 30, क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, पूर्व और उत्तर के दिशा क्या कहलाती है? यानी कि इस तरह से दिशा होती है, ठीक है, यह होती है पूर्व, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम, ठीक है, और यह उत्तर। इसमें मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यह पूर्व है, ऊपर का उत्तर है, तो इसकी बीच की यह दिशा पूछिए, यह है आखिर क्या कहलाती है? तो मैं बात करूं, यह दिशा आपकी क्या कहलाती है? ईशान दिशा कहलाती है, ईशान, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, सूरदास की रचना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कौन कौन सी है। साहित्य लहरी, कौन सी है? साहित्य लहरी आपकी पहली रचना ही आपकी किसकी है? सूरदास की। ये झरना किसकी है? आपकी जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? बताइएगा। सिकतकी, अब्दुल समद या मोहम्मद गौस या रहमान? यह प्रश्न आपका सन 2016 में पूछा हुआ है, विगत वर्षों में। तो मैं इसकी मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कौन सा? सिकतकी। नेक्स्ट है 33, क्या बोलूं क्या याद करूं की विधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ठीक है। यह प्रश्न आपका सन 2016 में पूछा हुआ है। यह क्या है आपका? संस्मरण, कहानी, आत्मकथा या यात्रा वृतांत? तो इसकी मैं बात करूं, क्या बोलूं, ये क्या आपकी आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है? अपने स्वयं पर लिखना। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की विरचना जो अधूरी रह गई है। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या कर्मभूमि? बताइएगा। तो इसकी मैं बात करूं जो आपकी अधूरी रह गई है वो कौन सी है? आपकी मंगलसूत्र। नेक्स्ट, घड़ी साज शब्द है कैसा? देशज शब्द, संकर शब्द, विकारी शब्द या रूढ़ शब्द? यह प्रश्न भी आपका सन 2016 में पूछा गया है। तो यह शब्द कैसा है? संकर शब्द। घड़ी आपका अलग शब्द से लिया गया है और साज आपका अलग भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, रसाल पर्यायवाची शब्द है। कोयल का, पान का, आम का या सगे भाई का? बताइएगा। तो किसका? ये आपका आम का। जैसे नाम से पता रसाल यानी रस वाला, तो इसमें आम का ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट, कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा स्पेस के कवि थे। ज्ञानमार्गी शाखा, ज्ञानसराई शाखा या और व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी बात करूं तो आपको कौन सी? ज्ञानसराई शाखा, अर्थात बी ऑप्शन सही है 37 का। अगला, सूरदास की कृतियां हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कौन कौन सी है। सूरसागर भी है, सूरसारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, यानी कि उपयुक्त सभी एकदम सही है। अगला 39, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। काशी में, अयोध्या में, प्रयागराज में या इनमें से कहीं नहीं? तो कहाँ की थी? अयोध्या में, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के काव्य वेद हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या उपरोक्त तीनों? तो इसके उपरोक्त तीनों है। अगला, बिहारी जी का जन्म कब हुआ? सन 1601, 1602, 1603 या कोई नहीं? तो 1603 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है हास्य रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है? श्रृंगार रस है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी। झंकार, पंचवटी, भारत भारती या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी थी? भारत भारती, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला 44, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला प्रसाद
पारितोषिक किस रचना से प्राप्त हुआ है? वैदिक वनवास, पशुप्रसून या प्रिय प्रवास या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है आपकी, इसकी बताइएगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका प्रिय प्रवास, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास से प्राप्त हुआ है। अगला 45, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? प्रेम प्रतीक, झरना, कामायनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आपका बताइएगा। तो इसकी कामायनी है, यानी कि ये सारी रचना आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन ये है आपका अमूल्य धरोहर किससे कहा गया है? आपका कामायनी से। नेक्स्ट 46, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 4, 6 या मात्र 1 से। तो यह मैं बात करूँ, यह 4 से किया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला 47, गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका एकार्थी शब्द है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 48, दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिएगा। लोहा, कलम, हंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अनेकार्थी शब्द की मैं बात करूं, इसने यह पूछ लिया है, तो कौन सा इसमें आपका हंस है, ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, भाषा कौशल नहीं है, गद्य, पठन, वाचन, लेखन। तो इसमें कौन सा नहीं है? गद्य। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे आपके 4 क्या होते हैं? भाषा कौशल। नेक्स्ट, गद्य का अर्थ है बोलना, कहना, वाक्य करना या स्पष्ट करना। तो इसका होता है कहना। अगला प्रश्न 51, रचना का अर्थ है सजाना, बनाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, अर्थात 51 का सी ऑप्शन सही है। अगला 52, भाषा के मुख्य तत्व हैं संकेत, ध्वनि, चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन है आपका इस वीडियो का, अर्थात 53 भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति या पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या आदर्श संपत्ति। तो इसका अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा का ज्ञान कैसा है? अर्जित संपत्ति। ठीक है, यहाँ आपके 50+ MCQ हो चुके हैं, 50+ बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ से लगभग आपका 10 नंबर का एकदम कन्फर्म है। यदि किसी बच्चे ने आपकी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी तो इसका 10 नंबर एकदम कन्फर्म मैं कह सकता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं बता दूँ कि आपकी जल्द ही अति लघु उत्तर प्रश्न की वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आशा है आपका आज का पेपर काफ़ी बेहतरीन और सरल और सुगम बढ़िया गया होगा। ठीक है, एक बार कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिख दें, हर हर महादेव, और साथ में आप जय श्री राम अवश्य लिख दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। आज का टारगेट है कि कम से कम हमें 100+ सब्सक्राइब करने हैं आपको इस वीडियो से, और साथ ही मैं बता दूं कि कम से कम हमें 200 लाइक तो पूर्ण करने ही हैं आपको इस वीडियो से। ठीक है, और यदि कोई बच्चा आपकी इसकी तैयारी कर रहा है उससे आप लोग शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।